नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग वाईसीटी के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत का संविधान, संवैधानिक विकास, जिसमें पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं थीं, 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न है। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, जो 1937 में लागू हुई। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय 1937 में एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थीं। निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? जी ऑस्टिन। ऑस्टिन विशुद्ध विधि विधान के प्रवर्तक थे। ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिमान व्यक्तियों के हाथों में पूर्णतया सुरक्षित होती रहती है। उनका विचार था कि संपत्ति के अभाव में बुद्धि और ज्ञान अकेले राजनीतिक क्षमता नहीं दे सकते। जी ऑस्टिन ने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आरंभ हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ध्यातव्य है कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1919 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं था? केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करें। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई। वह कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले था। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया?
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट ए पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया, साथ ही कंपनी की वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? महारानी की घोषणा पत्र। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यह एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया? भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली प्रारंभ की गई। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इसने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था राज्य परिषद एवं विधानसभा का गठन किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस अधिनियम ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। इसके तहत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना था, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था।
निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी, उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। सन 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान और अन्य बातें जो हैं, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना, देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी, जिन्होंने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? जुलाई 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया। सूची 1 और सूची 2। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, लखनऊ समझौता, भारत शासन अधिनियम 1919। सूची 2। द्विशासन पद्धति का प्रारंभ 1916, लॉर्ड मिंटो, प्रांतीय स्वायत्तता। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, लॉर्ड मिंटो। भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता, लखनऊ समझौता 1916, भारत शासन अधिनियम 1919, द्विशासन पद्धति का आरंभ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मॉर्ले सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थीं। लखनऊ समझौता 1946-16 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन का। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना गया। अधिनियम प्रमुख प्रावधान। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्र में द्वैध शासन, व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। सुमेल इस प्रकार है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। भारत सरकार अधिनियम 1919, द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका। भारत सरकार अधिनियम 1935, केंद्र में द्वैध शासन। कथन। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, कारण इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा एवं सोवियत संघ के संविधान प्रमुख हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि निर्धारित संख्या में विदेशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में वे अधिकथित
शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बधा हुआ है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें चारों कूट सही हैं। भारत एक तांत्रिक एवं प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है। लोकतंत्रात्मक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणत हुआ।